किसानों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता बाल और आप सभी का राम राम। हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के लिए साल 2025-26 का बजट पेश किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है और ये बजट मुख्य रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगी। हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की पैदावार को हर वर्ष बढ़ाते रहना, हर फसल को एमएसपी पर खरीद की गारंटी देना, उसके खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखना, उसके पानी की हर बूंद से अधिक उपज लेना, उसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और उसकी आय को लगातार बढ़ाते रहना हमारी सरकार की पिछले 10 वर्षों की तरह इस वर्ष भी परम प्राथमिकताएं रहेंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 जनवरी को हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े सैकड़ों किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों के साथ लगभग 5 घंटे चले विचार विमर्श में उन्होंने मुझे 161 सुझाव दिए। मुझे खुशी है कि हर वक्ता ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ई खरीद पोर्टल, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरी प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस बैठक के प्राय सभी सुझावों को इस बजट में मैंने किसी न किसी रूप में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। इनमें से 6 नीतिगत सुझावों का मैं पहले वर्णन करना चाहूंगा। सभी किसानों का कहना था कि जहां एक और सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचकर बर्बाद करने का प्रयास करती है। किसानों को इनके चंगुल से बचाने के लिए सदन के इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करें। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जो कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु जो कृषक उत्पादक संगठन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही एक नई बागवानी नीति लाएंगे, जिसके तहत मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, प्राकृतिक व जैविक बागवानी को दोनों प्रकार के एफपीओ के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती है,
उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि काश्त लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे पर देने की बजाय खाली छोड़ेंगी, उन्हें भी अब यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई में 20% से 30% तक कम पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई अर्थात DSR की अनुदान राशि अभी 4000 प्रति एकड़ है। मैं इसे बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति एकड़ का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अभी 1000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलती है। इसे बढ़ाकर मैं 1200 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और DAP की उपलब्धता के बावजूद कभी कभी स्थानीय स्तर पर इनकी कमी देखने को मिल जाती है। किसानों के सुझाव के अनुरूप उर्वरक के तर्क संगत प्रयोगों के लिए मैं इनकी बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़े जाने का प्रस्ताव रखता हूं। इससे नैनो यूरिया तथा नैनो DAP को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू किया जाएगा। ई नाम के साथ संपूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों का नवीनीकरण किया जाएगा। गन्ने के घटते क्षेत्रफल और मैनुअल कटाई के लिए श्रमिकों की उपलब्धता की कमी से निपटने के लिए गन्ने की मशीन से कटाई कराए जाने के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दिए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब हैं जो करनाल, पंचकुला, सिरसा व रोहतक में स्थित हैं। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा शेष 18 जिलों में भी एक ऐसी बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। प्रदेश में आज बागवानी के 11 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि इसके मुख्य परिसर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। यह विश्वविद्यालय उपरोक्त सभी 14 उत्कृष्टता केंद्रों को बागवानी विज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, बागवानी में क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चांदसौली, अंबाला में बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मेरे द्वारा इसी वर्ष 20 जनवरी को किया गया। वर्ष 2025-26 में दक्षिणी हरियाणा के पलवल जिले में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अभी बागवानी मिशन प्रदेश के 19 जिलों में चल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में मेरा बाकी बचे हुए 3 जिलों नामता फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी इसे लागू करने का प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर्स के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सतत सस्टेनेबल बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में मैंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 138 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैंने 3 उभरती हुई गतिविधियों मशरूम, कंपोस्ट और कंपाउंड हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तथा FPO द्वारा बनाए गए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7 रुपए 50 पैसे के बजाय अब 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का निर्णय किया गया है। इस आशय से हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को आदेश देकर एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में अभी कुछ फसलों के लिए ही इंटर क्रॉपिंग की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा अगले वित्त वर्ष से सारी फसलों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार द्वारा 2600 करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर में बनाई जा रही
अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके पहले चरण में 400 दुकानों के लिए 5 सेट तथा उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं आगामी नवंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। यह आधुनिक मंडी किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर मूल्य, उन्नत भंडारण और कोल्ड स्टोर की सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किसानों का सीधा जुड़ाव होने से कृषि उत्पादकों का निर्यात भी बढ़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए एक अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में बजट पेश करते वक्त बताया कि लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडू लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया है। 2025-26 में 2,05,000 करोड़ का बजट का प्रस्ताव रखा गया और ये बीते वर्ष की तुलना में 13.7% अधिक बजट है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस का पर जो है वो काफी बल दिया है और इस दिशा में हरियाणा AI मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आश्वासन दिया और इस AI मिशन द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में हब स्थापित किया जाएगा। किसानों से 1 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं है। महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में महिलाओं, किसानों, युवाओं के लिए पेश किया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश किया, जो कि 2,05,000 करोड़ का है और ये पिछले साल के मुकाबले करीब 16,500 करोड़ ज्यादा है। इसी के साथ में सीएम ने अपने मंत्रियों के विभागों का बजट भी बढ़ा दिया है। वर्तमान सरकार में सीएम सैनी के पास ही सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा 85,039 करोड़ का बजट अपने पास रखा है और इसके बाद में महिपाल ढांडा के शिक्षा मंत्रालय पर 22,296.82 रखा गया है। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आधी आबादी का ख्याल रखती है और इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी महिलाओं को ही रही है और इसके लिए बीजेपी हमेशा प्रयासरत रहती है। तो और आपको बताते चले कि 2 दिन की चुनावी प्रक्रिया के बाद रेवाड़ी से पूर्व में रही बीजेपी जिलाध्यक्ष वंदना पोपली को सर्वसम्मति से दोबारा रेवाड़ी का जिलाध्यक्ष उनकी काबिलियत और उनके पार्टी के हित में किए गए कामों की देखते हुए चुना गया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और ये भी कहना है पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का, जो कि रेवाड़ी में वंदना पोपली को उनकी जिम्मेदारी दोबारा सौंपने के बाद में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। देखिए, संगठन पर्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में संगठन के चुनाव हो रहे हैं और हमारी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, आंतरिक चुनावों में भी विश्वास रखती है और जिस प्रकार से लगातार हमने सदस्यता की, उसके बाद हमने 792 बूथ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद 15 मंडल अध्यक्ष बनाए और उसके बाद अगला नंबर था जिला अध्यक्ष का। तो उसके चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कई दिनों से चल रही थी। रायशुमारी भी की गई, सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे भी और एक एक व्यक्ति से पूछा गया और उसके
उसके बाद कल नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए और आज जो मुझे कहा गया है, मुझे ये दायित्व दिया है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ के साथ जिन भारतीय जनता पार्टी के रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मुझे चुना है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून पास होने की संभावना जताई जा रही है। साल 2029 में इसी के अनुसार चुनाव भी हो सकते हैं, जिसका पूरा प्रारूप भी तैयार हो चुका है। और इसी विषय को लेकर बीजेपी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन दिनोद गेट स्थित अचल नर्सिंग होम में करवाया गया। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। और वहीं इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के राज्य संयोजक विजयपाल सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। तो उसको कई स्टेजेस से निकलना। देखिए, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन कब अराइज होता है, इसके लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर एक लॉजिक देना चाहूंगा। दिमाग में कोई भी प्रश्न जो अराइज होता है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस और इंडिकेटर्स पर, क्योंकि आइडिया जो होता है वो इमेज होता है दिमाग के अंदर कि किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और किस प्रकार के वहां आसपास के मतलब जो उदाहरण है वो। तो जब ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसके पीछे जो विचारक हैं, जो लोकतंत्र के बारे में योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके दिमाग में इसलिए क्वेश्चन आया है। जैसा कि अभी संगोष्ठी में बड़ा अच्छा विषय रखा गया था। हाँ, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को ये एजेंडा सौंप दिया गया है, वो अपने निर्णय देगी सबसे विचार करते हुए। अभी हरियाणा में पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर अपने पहले लोकसभा के हुए, फिर अपने राज्यसभा के हुए, और अब फिर तीसरी सरकार नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। तो बार बार आचार संहिता लगी, तो सरकार भी कार्यकर्ता भी काम नहीं कर पाए, और किसी मान लो एजुकेशन बोर्ड ही अपने भिवानी में है, उसके भी टेंडर लगाने हैं, उनमें भी रुकावट आई, जबकि एस्टेट कराया जाना निहायत जरूरी था। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा का बजट अब की बार सभी वर्गों की राय लेकर बनाया गया है। ये सर्वग्राही विकास का बजट साबित होगा। बजट को तैयार करने के लिए सभी वर्गों के लोगों और सभी विधायकों से भी बात की गई है। तो उम्मीद है कि इस बार के बजट में सभी को सम्मिलित किया जाएगा। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट में जो चेंज किए जा रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट में जो तब्दीलियां की जा रही हैं वो सबसे विचार विमर्श करके ही की जा रही हैं और सबके भले के लिए ही की जा रही है। उसमें सभी का ओपिनियन लिया गया। उसके लिए बकायदा लोकसभा ने कमेटी बनाई थी और उसमें काफी लंबे समय तक विचार हुआ है। वो सारे लोग कई बार नहीं भी सहमत होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से ही सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। बीजेपी ने हरियाणा में 27 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। हरियाणा में 22 जिले हैं, लेकिन बीजेपी ने भविष्य के परिसीमन को ध्यान में रखते हुए 27 जिले बनाए हैं। और नए जिलों में हांसी, गोहना, डबवाली, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, महानगर शामिल है। अब प्रदेश में बीजेपी के 27 जिला अध्यक्ष होंगे, तो वहीं गुरुग्राम में भी बीजेपी जिला अध्यक्ष का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि त्यागी उर्फ पिंटू को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं पटौदी से अजीत यादव को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा में बीजेपी ने जिला अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। और खास बात यह भी है कि प्रदेश में अभी 22 जिले हैं, लेकिन बीजेपी ने 27 अध्यक्ष बनाए और 7 पुराने 20 नए जिला अध्यक्ष हैं। 4 महिला हैं, 2 दलित गुरुग्राम हैं और सर्वप्रिय त्यागी, पंचकुला से अजय मित्तल, फरीदाबाद से पंकज रामपाल, बल्लभगढ़ से सोहनपाल और चौका रोहतक से रणवीर
और रणवीर ढाका जींद से तेजिंदर, कैथल से ज्योति सैनी और अंबाला से मनदीप राणा रेवाड़ी, वन्ना, पोपली, फतेहाबाद से प्रवीण जोड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष सिरसा से यतेंद्र, एडवोकेट सोनीपत से अशोक भारद्वाज, गोहना से विजेंद्र मलिक मल्ला हैं। आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं जहां पर 22 की जगह 27 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और जो नए बनाए गए हैं उसकी भी लिस्ट जारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 10 नए और 7 पुराने ही हैं। बीजेपी केंद्रीय प्रदेश और चुनाव समिति के निर्देशानुसार जिला के लिए गठित चुनाव समिति ने हिसार हांसी जिला के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है और कार्यकर्ताओं की सहमति के बाद में आशा खेदड़ को हिसार और अशोक सैनी को हांसी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिला चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा ने ये घोषणा की है कि जिला चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा ने दोनों जिला अध्यक्ष की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय और प्रदेश चुनाव समिति के निर्देशानुसार जिले के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सब एक ही परिवार से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की इतनी सुंदर खूबी है कि अभी आपको याद होगा, अभी थोड़े टाइम पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का गुड़गांव किया गया, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे उस समय के मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी पुरानी यादें ताजा करी और अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे पास तो मुख्यमंत्री ने एक बंदे का तोहफा दे गए नायब सैनी जी के रूप में, जबकि उस समय कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। और एक और मुझे चीज ध्यान में आ रही है, एमपी में जो बंदा आखिरी वाली पंक्तियों में बैठा हुआ था तो अचानक से आवाज लगती है कि आप आए और शपथ लें। पहले साधारण सदस्य बनाए, फिर सक्रिय सदस्य बनाए, फिर मंडलों के अध्यक्ष और मंडल की समितियां, बूथ के अध्यक्ष और बूथ की समितियां बनाई और उसके बाद फिर मंडल अध्यक्ष बनाए और मंडल अध्यक्ष के बाद अब आज पूरे हरियाणा में पहले 22 जिले होते थे, अब 27 जिले हो गए। उन 27 में जो 5 जिले बढ़े उसमें से एक जिला हांसी भी बढ़ा, एक जिला डबवाली बढ़ा, ऐसे 3 जिले और बढ़े, ऐसे करके 27 जिले हुए। और 27 के 27 जिलों में मुझे जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि भले ही चुनाव हुआ हो, लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक पर्व होता है, लेकिन उस पर्व में कोई खटास ना आए, इसलिए ये पार्टी विद ए डिफरेंस आपसी सहमति से, सर्वसम्मति से अपने अध्यक्षों को चुनती है। बीजेपी के जिला प्रधान के चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से जारी रही और साथ ही पहले दिन आवेदन मांगे गए थे, जिसके तहत में 44 लोगों ने जिला प्रधान के लिए आवेदन किया था और इसके बाद रात को सभी उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन वापस ले लिया गया। वहीं बीजेपी के जिला प्रभारी शंकर धूपर ने भी यतेंद्र राव के नाम की घोषणा की है, जिसके बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, यतेंद्र राव को शुभकामनाएं दी। करीब 40 साल के यतेंद्र राव मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ के गांव डुलाना के रहने वाले हैं। देखिए, संगठन में हमेशा जिम्मेदारी बड़ी होती है और सरकार में होने के नाते जिम्मेदारी और भी पब्लिक के प्रति भी और कार्यकर्ताओं के प्रति भी अपेक्षाएं भी होती हैं, बड़ी रहती हैं। संगठन ने जो भी मुझे शुरू से सिखाया रीति नीति, ऐसा नहीं कि एक दिन में जिम्मेदारी दी है, शुरू से ही काम करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और सभी मेरे नेताओं के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के आशीर्वाद से, मातृ संगठन के आशीर्वाद से जो मुझे जिम्मेदारी दी, जो भी सिखाया, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका मार्गदर्शन लेते हुए नेतृत्व के साथ हमारे राविंदरजीत सिंह जी का, आरती राव जी का, अभय सिंह जी हों, रामविलास शर्मा जी हैं, हमारे ओम प्रकाश एडीओ जी हैं, चाहे कंवर सिंह यादव जी और बाकी स्थानीय जितने भी हमारे लोग हैं, सभी का मैं आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते हुए काम करूंगा और सभी को, युवा शक्ति को भी साथ में रख के और संगठन की अपेक्षाओं पे पूरा उतरने का कोशिश करूंगा। देखिए, आज मेरे लिए विशेष रूप से दोहरी खुशी है। इससे पहले जो जिला अध्यक्ष रहे वो मेरी टीम में जिले के महामंत्री रहे और यतेंद्र जी युवा ऊर्जावान, जिसमें कुछ करने के सपने हैं, ये मेरी ही टीम में जिले के उपाध्यक्ष रहे और संघ में भी
आईटीसी ओटीसी शिक्षित हैं, संघ के स्वयंसेवक एबीपी में काम किया है, संगठन में काम किया है। आज निश्चित तौर पर जिले के लिए खुशी का माहौल है कि पार्टी को नया जिलाध्यक्ष मिला है यतेंद्र राव के रूप में। युवा ऊर्जावान कार्यकर्ता है और बहुत काम करने की क्षमता भी है, क्योंकि पार्टी बढ़ती भी तभी है जब पार्टी में युवाओं को आगे लाया जाता है। तो ग्राम पंचायत कोतकला के सैकड़ों ग्रामीण आज नौंद के उपमंडल परिसर में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कोंदकला दादा कालाबीर डेरे के बाबा सुकराई नाथ के खिलाफ रोष प्रदर्शन जताया। उसके बाद ग्रामीणों ने नारनौद से एसडीएम मोहित महाराणा को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही एसडीएम मोहित राणा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 3 महीने में पिछले 7 सालों के डेरे में आए चंदे और कृषि योग्य भूमि की आमदनी के पैसे का ऑडिट करवाया जाएगा। उन्होंने गांव में शांति बनाए रखने की ग्रामीणों से अपील की है। देखिए, एसडीएम साहब को हमने आज ग्राम सभा का ज्ञापन प्रस्ताव जो था वो दिया, ज्ञापन के रूप में दिया और प्रार्थना करी कि जल्दी इसके ऊपर गौर करें। एसडीएम साहब ने भी हमारे को कहा कि हम जल्दी इसके ऊपर गौर करांगे और ये भी हमारे से एक उन्होंने प्रार्थना करी कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में वो हमने करना ही नहीं, हमने कानून व्यवस्था तो बिगाड़नी ही नहीं, कानून तो हाथ में लेना ही नहीं। हम तो जो भी काम करांगे कानून के दायरे में ही रह के काम करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।